या वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे अच्छे या बहुत अच्छे? अब जिन बच्चों का नेक्स्ट आरजेएस टारगेट है, 15 महीने हमारे पास हैं ऑलमोस्ट। मान लीजिए आप 12 महीने ही मानो, जो बच्चे ने पहले ज्वाइन किया था। तो अब ये सोच लीजिए कि जो नेक्स्ट आरजेएस है उसको हमें क्वालिफाई करना है। सुनिए मैडम, आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप ही हो। नेक्स्ट आरजेएस क्वालिफाई करना है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं चाहिए होती है आरजेएस क्लियर करने के लिए। बेहद सिंपल और आसान तरीकों से पढ़िए, पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। बैरेट की हर एक वर्ड टू वर्ड और हर एक शब्द को पहले समझिए। आप बहुत से बच्चे कहते हैं सर रटा नहीं जाता हमसे। क्या नहीं हो जाता? रटा नहीं जाता बैरेट। बैरेट रटना कैसे? तो रटने से पहले समझो उसको। जब आप कोई चीज़ समझ जाएंगे तब आपको पता रहेगा कि ये एलिमेंट भी मैं मिस कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को भी मैं छोड़ रहा हूँ। प्रीलिम्स की कोई खास तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है मेंस की। जैसे अभी रिजल्ट आया मेंस में, मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पॉइंट था सच फैक्ट विच establish which establish identity which established identity। किस किस चीज की आइडेंटिटी थी सर? किस किस चीज की आइडेंटिटी थी? आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन। ठीक है, देखिए जहां पे आइडेंटिटी की बात होती है वो चीज क्या है सर? रिलेवेंट है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जैसे मान लीजिए चोरी हो गई, ठीक है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, चोर के पास से बहुत सारे जेवर जेवरात आभूषण सब रिकवर हुए। आपको पुलिस ने बुलाया गया कि मैडम आप आइए, एक चोर को पकड़ा है हमने, जो आपके एरिया में इसने 2 दिन से वो चोरी कर रहा है। अब अपने आप अपने जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी चीज जो चोरी हुई, जो भी आपकी ज्वेलरी है, उसको आगे एक बार पहचान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी किस चीज की हो रही है सर? यहाँ पे किसी भी थिंग की हो रही है। हिंदी में मैं बात करूँ इस चीज को, अगर मैं हिंदी में समझाऊँ इस बात को, सेम जो बात मैंने भी इंग्लिश में बताई, अगर आप लोग इस बात को हिंदी में समझेंगे तो आप देखिए एक बार इधर और सुनिएगा। जहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं, जहाँ पे जहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी। एनीथिंग और हुज आइडेंटिटी, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं। लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। हिंदी में से लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 9 है पुराने वाले बैरेक्ट के अंदर। प्लीज बैरेक्ट चेंज कीजिए, मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक टाइम बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा। नया बैरेक्ट पुराना बैरेक्ट, बैरेक्ट लेके आइए। और बैरेक्ट मिल जाता है, टोक फटक मिल जाता है, टोक फटक जाके ले आइए। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। देखिए जहाँ पे जैसे मान लीजिए मोबाइल, आपका फोन का क्या क्या गुम गया सर? मोबाइल गुम गया है। अब मोबाइल के अंदर दिक्कत क्या होती है ना सर, मोबाइल में आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल में क्या होता है? IMEI नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा आईफोन है, ठीक है। अगर मैं इसका कवर हटा दूं और मान लीजिए वहां पे बहुत सारे आईफोन ऐसे पड़े हों, ठीक है ना, टचवुड घूमे नहीं पहले तो। दूसरी बात है वहां पे बहुत सारे ऐसे आईफोन पड़े हों, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेस कि कौन सा मेरा फोन है, क्योंकि सारे फोन सेम से दिखते हैं एंड इट्स ए वेरी कॉमन कलर अमंग द आईफोन। तो फोन के साथ तो क्या होता है ना सर, उसमें तो एक EMI भी IMEI नंबर होता है। फोन के अंदर क्या होता है? IMEI नंबर होता है। जैसे व्हीकल्स की आइडेंटिफिकेशन के टाइम क्या होता है सर? एक चेसिस नंबर होता है। तो ये जो जब कह रहा है आइडेंटिटी ऑफ थिंग और एनीथिंग, जो भी वो बात कर रहा है, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मोबाइल तो मेरा मिल गया उनको, IMEI नंबर उन्होंने बता दिया है। अब पुलिस वाले आते कहेंगे ना सर ये आपका फोन शायद यही है, IMEI नंबर इसका वही है। लेकिन सर एक बार आप अपना फोन का पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक कीजिए। फोन का पासवर्ड डाल के इसको क्या कीजिए? अनलॉक। तभी हम मानेंगे कि ये फोन किसका है? आपका है। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस सोचिए। मतलब पासवर्ड डाल के अनलॉक नहीं करेंगे, या फिर आप बताइए आपने किसका फोटो लगा रखा है वॉलपेपर पे, ताकि जब फोन को ऑन किया जाए चार्ज लगा के, अगर वही फोटो आ गया, फोन आपका है।
बेसिक बेसिक बातें ना, आपके फोन पे किसका वॉलपेपर है आपको पता होगा, यूजुअली किसका होता है। बहुत से लोग माता जी, भगवान जी, गणेश जी, शिव जी का रखते हैं नवरात्रा में, और बहुत से लोग ओकेशन वाइज चेंज भी कर लेते हैं। नवरात्र आती है तो माता जी का लगा लेते हैं, हाँ हनुमान जयंती में हनुमान जी का लगा लेते हैं, शिवरात्रि आई तो भोले बाबा का लगा लिया। ऐसे भी लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओकेशन भी चेंज करते हैं। दिवाली आएगी तो माँ लक्ष्मी का लगा लेंगे ऐसे भी लोग होते हैं। डिपेंड करता है ना कि पुलिस वालों को पूछे भाई क्या वॉलपेपर है आपका, या पासवर्ड, चले चलिए खोल के बताइए क्या पासवर्ड है इसका। बस बात समझ में आ रही है कि आइडेंटिटी ऑफ थिंग कैसे स्टैब्लिश की जाती है, ये बात समझ में आई। जैसे या फिर मान लीजिए एक बाइक मिली पुलिस को, अरे चोर के गिरोह पकड़ाई में आया, एक चोर का गिरोह बस्ट किया पुलिस ने, उसके पास मोर देन 50-60 बाइक्स थी। पुलिस ने चेसिस नंबर, एक कांस्टेबल ने सारी गाड़ियों के चेसिस नंबर नोट कर लिए, और चेसिस नंबर से पता लगा कि यू आर द ओनर। आपको फोन किया कि आपकी बाइक चोरी हो गई थी ना, हम इस थाने से बोल रहे हैं, एक आपकी जो चेसिस नंबर है वैसी बाइक मिली है। आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आप ही की गाड़ी है, उसकी आरसी लेके आना। क्या लेके आना? आरसी लेके आइएगा, क्योंकि आरसी के ऊपर क्या होता है ना, जो आरसी होती है उसमें चेसिस नंबर लिखे हुए रहते हैं। मेरा वॉलेट अभी यहाँ नहीं है, वरना मेरी गाड़ी का चेसिस नंबर मेरे उस पर लिखा होता आरसी। जो आरसी आज, पहले तो क्या था ना, आरसी इतना बड़ा कागज आता था, अब तो ऐसे छोटा सा कार्ड आता है, एटीएम कार्ड टाइप, उस पर आरसी नंबर लिखा रहता है, इस गाड़ी का आरसी नंबर कितना है। तो आप आरसी लेके आइएगा अपनी गाड़ी की, जिसपे चेसिस नंबर लिखा हो। तो आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स स्टैब्लिश की जाती है। देखिए, आइडेंटिटी ऑफ थिंग में कोई भी चीज हो सकती है ना, किसी भी चीज की एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। बाइक हो गया, फोन हो गया, ज्वेलरी हो गई, है ना, सोने की चेन हो गई, मंगलसूत्र हो गया। औरत कुछ सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने मंगलसूत्र की डिजाइन कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि महिलाओं को गहनों से क्या है, विशेष लगाव। और पुरुषों का कोई सा सीन नहीं होता। होता है क्या पुरुषों का सीन? तो अंगूठी गिर गई, पहचानने भी नहीं आई थी, और कुछ ऐसा ही। हाँ, बाइक वगैरह से, पुरुषों का बाइक से लगाव ज्यादा होता है, ये बात है। ये तो ह्यूमन वो है। तुम लोग बिग बॉस देखते हो क्या? कभी देखा है बिग बॉस? वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। क्या है वो शो जो है ना, वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी आदमी को करना पड़ता है। सोशल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता क्या चीज़ है, पहले ये समझिए। सोशल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बिहेव जब हम उनको एक जगह पैक कर देते हैं और उनको उनको बाहर की दुनिया से कट कर देते हैं, उनके ऊपर मेंटली कितना प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आई? और एक आदमी क्या होता है ना, अच्छा दिखने के लिए, सोशल, वो पूरा सोशल एक्सपेरिमेंट के ऊपर शो है। सोशल एक्सपेरिमेंट मतलब कि सोसाइटी में आदमी कैसे बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बदतमीज है, वो 2-5 दिन 7 दिन 10 दिन तक अच्छा बन के रह सकता है, लेकिन वो 2 महीने तक चलता है शायद शो, 2 महीने तक अच्छा बन के नहीं रह सकता। वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट शो है। वैसे क्या होता है लाइफ में, जब भी आपको कुछ चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो डिपेंड करता है कि सोशल एक्सपेरिमेंट क्या होता है उस चीज का। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका मोबाइल फोन है, वो भी एक तरह से सोशल एक्सपेरिमेंट ही करता है। जैसे आप लोग करते हो ना त्योहार के अकॉर्डिंग वॉलपेपर चेंज, बहुत से लोग करते हैं, तो ये भी क्या एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। आज शायद एपीओ की क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मैं। एपीओ का जो लेक्चर होगा ना, आज मैं अराउंड 1 बजे स्टार्ट कर दूंगा एपीओ का लेक्चर, क्योंकि कल कल कुछ यहाँ पे पास में पावर ग्रिड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उससे लेक्चर डिस्टर्ब रहा था कल वाला। तो ठीक है सर, अब बात करते हैं इसकी। इसको हम लोग कहते हैं टीआईपी। क्या कहते हैं इसको? टीआईपी। अब टीआईपी क्या होता है सर? इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिनाख्त परेड। क्या कहते हैं? शिनाख्त परेड। अब शिनाख्त परेड के अंदर होता क्या चीज है सर, इस एविडेंस का क्या महत्व होता है, मतलब होता है, पहले वो समझिए और सुनिए। सर शिनाख्त परेड से अगर मैं आपको बात बताऊं तो शिनाख्त परेड जनरली और यूजुअली क्या चीज होती है? शिनाख्त परेड वो चीज होती है जिससे सिमिलर हेल्थ हाइट के लोगों को जगह खड़ा किया जाता है। अब आप कहोगे सर हर केस में तो टीआईपी नहीं होता है। हाँ जी हाँ, हर केस में क्या नहीं होता है सर?
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हर केसेस में नहीं होता है। मतलब अगर आप देखो कि तो हर केस में क्या नहीं होता, टीआईपी नहीं होता है हर केस के अंदर। जरूरी नहीं है हर केस के अंदर टीआईपी हो, लेकिन जहां पे भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है तो टीआईपी करवा लेती है। और डिपेंड करता है कि केस, अगर मान लीजिए बहुत हाई प्रोफाइल केस है तो क्या करवाएंगे, टीआईपी। कमिश्नर साहब की बीवी फल फल सब्जी सब्जी मंडी गई, ठीक है ना, गई तो थी कार में, लेकिन कार वाले को बोला था, जो भी गार्ड होम गार्ड था उसको बोला कि यहीं खड़े रहो, मैं एक बार सब्जी लेके आती हूँ। जब वहां गई वो, तो उनका वहां पे किसी ने उनका पर्स चुरा लिया, ठीक है। और उनको भी शक्ल ध्यान थी कि एक लड़का बार बार पास पास घूम रहा था। तो भैया हैंड टू हैंड थाने की पुलिस एक्टिव हो गई और पकड़ लाए उस आदमी को। अब उसका क्या करना चाहती है पुलिस, टीआईपी कराना चाहती है। अब टीआईपी किसके सामने होता है, किसके सामने नहीं होता है। टीआईपी बेसिकली होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आपको लेके आएंगे और 8-10 सेम हेल्थ हाइट के आदमी को खड़ा कर देंगे। आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन आदमी है। बात समझ में आई? मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, इसको कहते हैं टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड। यूजुअली क्या होता है कि ये कौन किस केसेस में कौन करता है, ये कंडक्ट कराया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है ये। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उसके प्रेजेंस में इसको करवाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल सिनारियो है जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन सिनारियो में करते हैं, आप लोग सीआरपीसी लेके आए, आज मंगवाई थी मैंने आपसे सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए। ऑनलाइन तो सब कुछ ही ऑनलाइन ही है, रिजल्ट भी आपको ऑनलाइन ही आएगा फिर। रिजल्ट भी तो ऑनलाइन ही आएगा ना आरजेएस का, हर चीज ऑनलाइन ही है फिर तो। पुराना वाला सीआरपीसी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट सेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, जो भी उसके कोऑर्डिनेट सेक्शंस होंगे प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन निकालिए, सेक्शन निकालिए। फिफ्टी फोर ए सीआरपीसी में निकलेंगे, 54 ए। मैं आपको इसके साथ 54 ए पढ़ाऊंगा। देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है इसके साथ हम पढ़ेंगे 54 ए। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन है, ये तुम लोगों की पनिशमेंट है, मुझे बताना है कौन सा कोरिलेटेड सेक्शन है। मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा, मेरे पास तो सीआर नया वाला भी एक्ट पड़ा है 54 ए सीआरपीसी। उसमें क्या लिखा हुआ है, where a person is arrested on the charge of committing an offence and is identification by any other person or the person considered necessary for the purpose of investigating such offence, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of police station, direct the person so arrested subject himself to identification by any person or person in such manner as the court deem fit। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, नहीं लिखा हुआ ना कहीं पे भी कि कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा। एक बार निकालिए आप 291 ए, सेक्शन 291 ए, 291 ए निकालिए, वहां लिखा हुआ है ये बात, क्योंकि ये बातें कहाँ लिखी हुई है वहां पे। अब 291 ए में पढ़ेंगे अपन, पढ़िए। एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू द बाय रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विद रेस्पेक्ट टू पर्सन और प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है पर्सन और प्रॉपर्टी। तो पर्सन और प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, थिंग की मतलब प्रॉपर्टी हो या फिर पर्सन की हो। ये बात कर रहा है सेक्शन 9 की। मतलब सेक्शन 54 ए के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करवाएगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, लेकिन अगर आप सेक्शन 291 ए पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेंगे। समझ में आई बात? आगे पढ़िए। may be used in any inquiry, trial or other proceeding under this code, although such magistrate is not called as a witness। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए 291 ए के अंदर तो सिंपल दिया हुआ है कि भाई साहब जब इंक्वायरी ट्रायल, जब जब सर क्या चलेगा, इंक्वायरी और ट्रायल चलेगी, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपको ये जो रिपोर्ट आप बनाओगे ऐसा होगा जैसे मान लीजिए कमिश्नर साहब की बीबी को बुला लिया कि मैडम आ जाइए, हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और सामने खड़े कर दिए सारे,
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी खत्म खड़ा हो गया आके, यहाँ मैडम बताइए। फिर उसने जो रिकॉर्ड बनाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड बनाएंगे, मैडम खड़ी है सामने, 8-10 लोग सेम हेल्थ साइड के खड़े हैं। फिर जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, फिर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, सुनिएगा बात, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं, उसको हम क्लियरली इंडिकेट करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जो रेफर कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इंक्वायरी ट्रायल, सामने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चल रही है, शिनाख्त परेड चल रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने एक रिपोर्ट बनाई है और 291A के अंदर ये रिपोर्ट क्या चली गई है, इसके कोरिलेटेड सेक्शंस पूछूंगा मैं, ठीक है ना। ये आप लोगों से कहा था लेके आना है बैरेक्ट, तो नहीं लेके आओगे बैरेक्ट, कि क्या कोरिलेटेड सेक्शंस है। इसके बाद देखिए, वापस निकालिए एक बार 54A का प्रोवाइजो देखिए क्या बोल रहा है इसका, परंतु क्या कह रहा है उसको पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट इज द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। मान लीजिए जिस पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो क्या है सर, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। अगर कोई पर्सन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो हम क्या समझ सकते हैं उससे, हम उससे समझ सकते हैं कि उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मान लीजिए जो पर्सन क्या है सर, जिस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है वो क्या है सर, मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दिन आप पागल खाने चले गए, एक दिन आप कहाँ चले गए, पागल खाने चले गए बिंकेश्वर के सामने, वहां जाके आपको हमला कर दिया किसी ने, ठीक है। अब जिसने हमला किया वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो आपको पता नहीं ना पागल खाने में किसने आपके ऊपर हमला किया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत शक्ल तो उसकी याद ही थी, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड होगी उसके सामने होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी। आपको खड़ा करेंगे और पूछेंगे बताओ कौन था इन सब में से, वो किसके सामने होगी, हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी। मतलब बाकी अदर चीजों के लिए तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेके आइए, लेकिन दो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप किसको लेके आएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो समझ में आया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड कौन कौन से मजिस्ट्रेट करते हैं और किन किन अवस्था में करते हैं, ये बात समझ में आई। अरे क्लियर है ना ये बात, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बता दीजिए प्लीज। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास तो डायरेक्ट होगा ही, उनके पास तो सारे, हाँ क्योंकि क्या पता उनके अधिकारों को, देखिए ये जो होते हैं ना, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सर का सवाल ये था कि सर मेंटली और फिजिकली के लिए ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्यों लेके आए, तो एक मैक्सिम चलती है, एक क्या चलती है, क्या चलती है, एक मैक्सिम चलती है, मैक्सिम बोलती है पेरेंट्स पैट्री की मैक्सिम चलती है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है पेरेंट्स पैट्री की, लेकिन पेरेंट्स पैट्री ऐसे लिखते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस की ये लोग ही क्यों करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही क्यों करेंगे आके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। उसका सिंपल सा आंसर है, आंसर क्या है, आंसर ये सर, ये मैक्सिम ऐसे बोलती है कि जो भी आदमी इनकेपेबल है उसकी गार्जियन कौन होगा, जो भी आदमी अक्षम है, जो भी आदमी क्या है, अक्षम, इनकेपेबल है, असमर्थ है, उनका गार्जियन, उनका संरक्षक कौन होगा, स्टेट, राज्य उनका संरक्षक होगा। तो ये जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं इनका गार्जियन कौन होता है, स्टेट होता है, क्योंकि पेरेंट, स्टेट इज द पेरेंट्स पैट्री फॉर द मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। याद करो लिमिटेशन एक्ट, और लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन नंबर आप याद कीजिए, लीगल डिसेबिलिटी वाले सेक्शन 678 याद कीजिए, जहाँ पे लीगल डिसेबल पर्सन हो गया, माइनर हो गया, अनसाउंड हो गया, जो भी वहाँ पे क्राइटेरिया थे उनको अलग से ट्रीट किया जा रहा था लिमिटेशन एक्ट के अंदर। तो आपको ये बात समझ में आई कि जो भी लोग मेंटली फिजिकली इनकेपेबल है, माइनर है, अनसाउंड है, उनको क्या करता है, स्टेट एज ए गार्जियन ट्रीट करता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप देखेंगे हमेशा सीआरपीसी हो, मतलब भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता हो, या आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका हमेशा रोल इंपोर्टेंट रोल जगह इनको लेके आ जाता है। देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव माइंड लगाता है। एग्जीक्यूटिव माइंड का मतलब क्या होता है, कार्यपालक का मतलब क्या होता है, ये समझिए पहले। देखिए सर,
जुडिशरी वाला आदमी जो होगा वो जुडिशियल माइंड सोचेगा, जुडिशियल प्रूडेंस से सोचेगा कि यार क्या सही है और क्या गलत है। एग्जीक्यूटिव वाला क्या सोचेगा, अच्छा हो रहा है रिकॉर्ड, लाओ रिकॉर्ड कर लिया, साइन करके भेज दिया। सही गलत की परवाह नहीं करते एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले। सही गलत की क्या नहीं करते, परवाह नहीं करते। उनको जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। जस्टिस से मतलब किसको है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये तो इंश्योर करेगा ना कि यार वो आदमी वाकई में पागल है या नहीं है जिसने अटैक किया है हेमांग पे। इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वहां रखा गया है। रटने का बिल्कुल काम नहीं, समझने का काम करो। इनका एक सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं, बट सर सेक्शन 54 में तो एक सेकंड मेरे को देख लेने दीजिए क्या बोल रहे हैं ये। मैं पुराना वाला सीआरपीसी निकाल के बता रहा हूँ अभी आपको। कोरिलेटेड सेक्शन हैं जो आप देख लीजिएगा। 54A देखिए ना, 54A में लिखा तो है, प्रोवाइजो में पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड इट इफ द पर्सन identifying the person arrested is mentally physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of judicial magistrate। लिखा तो है। कोई किसी को ऑर्डर नहीं करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, सर आप आइए। क्या करेगा, जो आपका एसएचओ साहब है, थाने पुलिस थाने के बाहर से तक अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे सर, रिक्वेस्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि सर आप आइए, एक आइडेंटिफिकेशन परेड रिकॉर्ड करवानी है। बात समझ में आई। क्योंकि आप पढ़िए, इसमें लिखिए, इसमें 54A में देखिए, 54A में ये बात लिखी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, लिखा हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 54A के अंदर। तो मतलब कौन बुलाएगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मजिस्ट्रेट को, पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब थाने का बाहर से अधिकारी, मतलब 3 स्टार होता है ना थाने में। अरे थाने में एसएचओ होता है ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ। एसएचओ के कंधे पे कितने स्टार होते हैं, 3 स्टार। अब तुमको कभी भी 3 स्टार वाला अधिकारी दिखे, समझ लेना कौन आया है यहाँ पे, एसएचओ। 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, 1 स्टार एएसआई, 1 स्टार दिखे तो मतलब एएसआई है। 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार एसएचओ, और 3 स्टार के साथ में एक छोटा सा पट्टा भी लगा रहे तो समझ लेना कौन है ये, डीवाईएसपी या सीओ, सर्कुलर ऑफिसर भी होता है, या डीवाईएसपी भी आप उसको कह सकते हैं। और अगर सिर्फ अशोक स्तंभ हो तो आईपीएस। और हेड कांस्टेबल का बताता हूं, अगर 2 पट्टे हैं साथ में तो हेड कांस्टेबल, सिंगल पट्टी है तो कौन है, कांस्टेबल। पुलिस का तंत्र जाना कोई समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पुलिस वालों को पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें कभी। क्यों, क्योंकि एक ही तरह से पहनते हैं। अंडर कवर ऑफर में उसमें जाए, शूज हमेशा सेम पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शूज हमेशा सेम, शूज कभी चेंज नहीं करते, सॉक्स पहनते मोटे वाले। चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तुम लोग भी आइडेंटिफाई कर लोगे पुलिस ऑफिसर को, ठीक है ना सर। मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में कौन कौन होता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों लेते हैं फिजिकली और मेंटली डिसेबल पर्सन का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, उसका आंसर है पेरेंट्स पैट्री। पेरेंट्स पैट्री मतलब स्टेट इज द गार्जियन ऑफ दोस पर्सन हु आर अनेबल टू डिफेंड देमसेल्फ। भाई जो सही आदमी तो अपना डिफेंड भी कर लेगा ना। अब मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड आदमी है, वो ना तो एडवोकेट लेके आ पाएगा अपने लिए, लेके आ पाएगा क्या अच्छे से अच्छा एडवोकेट। इसलिए दीज प्रोविजंस हैव बीन मेड। सर न्यू वाली में इसका सेक्शन नंबर 54 है। वेरी गुड, चलो ठीक है, मैडम ने बता दिया। 54 का तो बता दिया मैडम ने, क्या है 54 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है, क्या इसका नंबर क्या हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, हम थोड़ा सा आइडेंटिफाइंग पर्सन को पढ़ते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान की कैसे जाती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पर्सन की आइडेंटिटी जो होती है ना सर, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान क्या करती है, बहुत सारे बिंदुओं पर निर्भर करती है। जैसे जैसे किसी आदमी के क्या पता चेयर ग्लासेस लगाता हो, उसके सर पे चोट का निशान हो, आईज ब्राउनिश हो, आईज क्या हो, ब्राउन आई हो, या फिर किसी के जो हेयर है,
हेयर, किसी के बाल जो हैं वो कर्ली हेयर हो, किसी ऑफेंडर के बाल क्या हो, कर्ली हेयर हो, हाइट में छोटा हो, स्किन कलर डार्क हो, हाँ बहुत सारे पिकुलर हो सकते हैं ना, क्या पता बिल्कुल पतला सा हो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना, जैसे किसी के डिंपल पड़ते हो, जिसने भी ऑफेंस किया है, तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक फीचर होते हैं हर आदमी के, हर आदमी के क्या है सर, कुछ स्पेसिफिक फीचर है, और हर आदमी के स्पेसिफिक फीचर होते हैं, और इसी फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड एक अच्छा एविडेंस हो सकता था, लेकिन इसको अच्छा एविडेंस नहीं माना जाता। इसका सिर्फ कोरोबरेटिव वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो क्या होता है ना सर, आइडेंटिफिकेशन परेड जब भी होगी, शिनाख्त परेड जब भी होगी, शिनाख्त परेड जब भी होगी, तो सेम हेल्थ साइड के लोग खड़े किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इसमें चांसेस क्या होते हैं, इसको अच्छा सबूत क्यों नहीं माना जाता शिनाख्त परेड को? ऑल तो इसको मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 80 भी लगता है इसमें, प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का। और नए वाले में क्या था, प्रिजम्पशन ऑफ, नए वाला जो है उसमें देखिए प्रिजम्पशन क्या लगेगा, एक बार आप पढ़िए। पुराने वाले में था 80 और नए वाले में क्या है, नए वाले में है, नए वाले में है 79। आप 79 सेक्शन निकालिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो पुराने वाले बच्चे निकालिए 80 निकालेंगे, जिसके पास एविडेंस एक्ट है, जिसके पास साक्ष्य अधिनियम है वो 79 निकालिए। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, लिखा हुआ है एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय लॉ, पढ़ा है, दिख रहा है आपको, एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय लॉ। और हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं तो हिंदी में से लिखा हुआ है विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष। तो विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यही है। अगर आप 54A देखते हैं, जो नया भारतीय न्याय सुरक्षा में 54 है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो 54 सेक्शन में प्राधिकृत कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड है। तो आप इस पॉइंट को समझिए। देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड खुद में एक टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और जाएगा, मतलब बहुत बहुत फेयर इनफ चांसेस है कि हाँ इसको पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता होगा। हम लोग ये जो बैच है, ये इस बैच का नाम ही P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यूज पूरी तैयारी कराते हैं हम लोग इस बैच में, फाउंडेशन तो है इसका नाम। जनरली बात क्या होती है कि अगर कोई ऑफिसर ऑथोराइज्ड है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल में उसको उस वाले पर्पज से लिए, तो उसके साथ कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट ये मानेगा, आगे पढ़िए, कोर्ट शेल प्रेज्यूम दैट सच एविडेंस वॉज ड्यूली टेकन, लिखा हुआ है ऐसा साक्ष्य सम्यक रूप से लिया गया। न्यायालय ये उपधारित करेगा कि, लिखा हुआ है न्यायालय ये उपधारित, 79 में देखिए, न्यायालय ये उपधारित करेगा कि ऐसा साक्ष्य सम्यक रूप से लिया गया। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सच एविडेंस वॉज ड्यूली टेकन, तो मतलब कोर्ट क्या मान लेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। पर प्रॉब्लम क्या होती है सर, रिकॉर्ड तो सही किया है, लेकिन हो सकता है ना कि क्या पता वो आदमी उस ट्रॉमा में हो, क्या पता जिस आदमी के साथ ऑफेंस हुआ है, जिस आदमी को पहचान करनी है, बहुत सारे 8-10 लोग एक साथ लाइन में खड़े कर दिए, अब जिस आदमी को पहचान करनी है कि ये कौन आदमी था, क्या पता वो आदमी उस ट्रॉमा में हो कि वो नहीं पहचान कर पा रहा हो, क्या पता उसने गलत आदमी को पहचान लिया हो। सेम हेल्थ साइट है क्योंकि सबकी, हो सकता है ना कि क्या पता उसके माइंड में मिसकंसेप्शन हो गया हो, गलत आदमी को पहचान कर लिया हो। समझ में आई बात? सो इट इज ऑलवेज ए रिस्की एविडेंस, क्योंकि ये चांस एविडेंस हो गया ना, फिर ये तो चांस दे रहे हो आप। देखिए आप तुक्का थोड़ी लगा सकते हो एविडेंस देने में। सेम हेल्थ साइड के लोग, एक कमजोर इसलिए भी होता है कि देखिए सेम हेल्थ साइड के लोग मिलने मुश्किल है। अपनी क्लास में देख लो कौन है मेरी हेल्थ साइड का, तो ये अपने मेरी हेल्थ साइड का, तो सेम हेल्थ साइड के लोग मिलना मुश्किल है। कोई भी लोग दूसरे से समान नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक कमजोर एविडेंस है। अब मान लीजिए किसी ने पहचान कर ली किसी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में, लेकिन उसकी लाइफ तो खराब हो गई ना। तो इसको हमेशा क्या कहते हैं, कोरोबरेटिव एविडेंस कहते हैं, इसको कहते हैं संपुष्ट साक्ष्य। संपुष्ट साक्ष्य क्या होता है, कोरोबरेटिव एविडेंस क्या होते हैं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की मैं एविडेंस की वैल्यू भी लिखवाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं, ठीक है आगे।
फिर मैं लिखवाऊंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा इसमें भी, क्योंकि ये टॉपिक जो है इट्स ए वेरी ह्यूज टॉपिक, इट्स ए वेरी लॉन्ग टॉपिक। देखिए सर, जब भी किसी की पहचान करनी है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। अक्यूज जनरली क्या होता है, जैसे आप देखेंगे किडनैपिंग के केसेस होते हैं बहुत सारे। अब किडनैपिंग के केसेस में बच्चों की बचने की रेट बहुत कम है। बच्चों की क्या होती है, किसी बच्चे का किडनैपिंग कर लिया, उसके बचने की रेट, भाई उसको बचा पाएंगे, जिंदा रिकवर कर पाएंगे, रेट बहुत ही कम है। अब पूछिए क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसको बच्चे को जो भी किडनैप करता है वो उसका नॉन होता है, कोई रिलेटिव ही होता है। क्या होता है? रिलेटिव ही होता है कोई जनरली। अब कोई नॉन है जिसको वो जानता है, उसको फिर मारना ही पड़ता है। बात समझ में आई? जैसे अभी 2 बच्चों को मार दिया बाड़मेर के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है ये, 3-4 दिन हुए होंगे। बाड़मेर में 2 बच्चों को मार दिया। अब समझते हैं। देखिए सर, किसी को भी अगर रिकॉग्नाइज करना है, जैसे टीआईपी, और कहाँ पे जरूरत पड़ती है टीआईपी की, मतलब शिनाख्त परेड जो है आपकी, इसकी जरूरत और कहाँ पड़ती है, ये समझिए पहले। देखिए सर, जैसे विक्टिम जो है ना सर, वो अक्यूज को अगर उसको बाई फेस जानता है, बाई नेम जानता है, तो यहाँ पे टीआईपी की जरूरत पड़ेगी क्या? यहाँ पे जरूरत है क्या? नहीं पड़ेगी ना। जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे? नहीं पड़ेगी। लेकिन टीआईपी की जरूरत कहाँ पड़ती है सर? जहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए एक लड़की ने रात को ऑटो लिया उसने, ऑटो लेके उसका छेड़छाड़ करी ऑटो ड्राइवर ने, ठीक है। उसने जाके कंप्लेन दर्ज कराई, पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह चेक किए, और पुलिस ने भी देखा कि इस जगह पे कौन कौन से ऑटो यूजुअली होते हैं, ठीक है। सेम हाल हेल्थ साइड के 8-10 ऑटो ड्राइवर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनको उठा के पुलिस थाने में सबको पेश कर दिया। बस में ही सबको थोड़ी पेश कर देगी, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको उसको पेश किया, जो सस्पेक्टेड थे उन सबको क्या कर दिया, एक लाइन में पेश कर दिया। अब वो लड़की जानती है डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन करना है यहाँ पे, मतलब परिस्थिति जन्य परिस्थिति के रूप में आपको उसको पहचानना है, जो क्या परिस्थिति हुई थी आपके साथ में। आप देखेंगे बहुत सारे पॉक्सो केसेस में, पॉक्सो पढ़ा नहीं है अभी आप लोगों ने, पढ़ा दिया शायद मैडम ने पॉक्सो, कुछ बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा है, जो उन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनका पॉक्सो नहीं हुआ है। पॉक्सो में ऐसा होता है कि विक्टिम जो होती है पॉक्सो छोटी बच्ची, वो आइडेंटिफाई करती है अक्यूज्ड को, और पॉक्सो में तो ये तक प्रोविजन लिखे हुए हैं कि सिंगल विजिबिलिटी मिरर यूज हो। क्या यूज हो? सिंगल विजिबिलिटी मिरर, मतलब वो विक्टिम ही उस आदमी को देख पाए जिस आदमी ने ऑफेंस कमिट किया है, वो आदमी उस लड़की को ना देखे, क्योंकि वो आदमी उस लड़की को देख लेगा तो वो आंखों से डरा सकता है उसे। बात समझ में आई? कोर्ट पूछेगा कि ये था वो आदमी। आजकल बहुत से कोर्ट्स में क्या हो गया है, कैमरे लगे हुए हैं, अक्यूज को दूसरे कमरे में जाके बिठा दिया जाता है, वहां कैमरा लगा रहता है, विक्टिम आके आइडेंटिफाई करता है, हाँ सर ये वही है। तो जो चेहरे पे जो काला कपड़ा डाला जाता है उसका पर्पस भी वही होता है। उसका पर्पस क्या होता है सर? उसका पर्पस भी ये रहता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। बात समझ में आई? चलिए, वेरी वेल देन, समझ में आई तो। और एक और याद रखना, जो टीआईपी होता है ना, ये सर कभी भी कोर्ट में नहीं होता। कहाँ नहीं होता ये? इट इट हैज बीन नेवर इन कोर्ट। ये कहाँ पे होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? पुलिस स्टेशन में होता है। पुलिस स्टेशन में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को छोड़ दो, बाकी सब में कहाँ होगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। ये बात समझ में आई? और ये क्या होता है सर? डिस्क्रिशन होता है। क्या होता है ये? डिस्क्रिशन। ये विवेकाधिकार है पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी का, मतलब ये जो स्टेशन, जो स्टेशन ऑफिसर है आपका, एसएचओ है, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो करवाए टीआईपी, वरना नहीं भी करवाए।
समझ में ही बात, ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है, पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी का होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन है टीआईपी करवाना है या नहीं करवाना है। हर केसेस में टीआईपी नहीं होता है डायरेक्ट। अगर कोई अक्यूज को जानता है तो उसका टीआईपी नहीं करवाओगे तुम। बहुत रेयर जगह इसको यूज किया जाता है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है टीआईपी। जैसे मैं अगर सिंपली बात करूं एविडेंस एक्ट के अंदर, डायरेक्ट रिलेशन की एविडेंस की वैल्यू हाई है, ठीक है। फिर कन्फेशन की एविडेंस की वैल्यू हाई है। एविडेंस की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि साक्ष्य के रूप में उसको कितना सम्मिलित किया जाएगा। फिर एडमिशन की एविडेंस की वैल्यू हाई है। फिर मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ओकेशन, कोज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, इन सब की भी हाई है। फिर कम किसकी होती है? कम होती है सर एक्सपर्ट की। कम किसकी होती है? कम किसकी सर? एक्सपर्ट की। और सबसे कम किसकी है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो एविडेंशियरी वैल्यू सबसे कम है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। अगर आप एविडेंशियल वैल्यू देखोगे तो डायरेक्ट की एविडेंस सबसे हाई है, कन्फेशन की हाई है, एडमिशन की भी हाई है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट सबकी हाई है। जितने भी एलिमेंट्स हैं और भी एलिमेंट है, प्ली ऑफ एलईबी की हाई है, प्ली ऑफ एलीबाई जो है उसकी भी हाई है, इसकी भी एविडेंशियल वैल्यू बहुत हाई है। अन्यत्र उपस्थिति है ना, अन्यत्र उपस्थिति बोल देते हैं कि वो मैं मौजूद नहीं था, बहुत हाई एविडेंशियल वैल्यू इसकी भी। लेकिन टीआईपी की तो बहुत ही कम एविडेंशियल वैल्यू है, इसकी सिर्फ कोरोबरेटिव वैल्यू है। संपुष्ट होगा दूसरे साक्ष्यों के साथ तभी इसको माना जाएगा, तो दूसरे फैक्ट्स अगर क्या कहते हैं तभी उसको एडमिसिबल किया जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब दूसरे तथ्य भी अगर सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि हाँ, तब माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लड़की ने, मान लीजिए ऑटो वाला केस ही बताता हूँ मैं आपको। उस लड़की ने क्या किया सर, आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं सर यही ऑटो ड्राइवर है जिसने छेड़छाड़ करी थी। और उस लड़की ने ये भी बोला कि सर इसके ऑटो ड्राइवर में इधर एक तस्वीर भी लगी हुई थी सलमान खान की। होता है ना ऑटो वाले ड्राइवर वाले लगा देते सलमान खान, ऐश्वर्या राय। असली में तो मिल नहीं पाए लेकिन ऑटो में मिलवा देते इनको। तो हो सकता है वो लड़की बताए कि सर तस्वीर भी लगी हुई थी, तो पुलिस वाले लेके जाएंगे ना कि चल ऑटो कहाँ है तेरा, बता कौन सा ऑटो है तेरा, सर ये ऑटो है। तो अदर फैक्ट्स ने भी क्या किया है, कंफर्म किया है कि ये वही आदमी है। तो इसका डायरेक्टली कोई वो नहीं है, इसकी क्या कोरोबरेटिव वैल्यू है, इसकी क्या है, इसकी कोरोबरेटिव वैल्यू। मतलब जब तक दूसरे साक्ष्य नहीं आएंगे, मान लीजिए उस लड़के ने बोला था कि नहीं नहीं सर इसमें वो भी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फोटो भी लगी हुई थी ऑटो के अंदर। पुलिस वाले लेके गया चल ऑटो दिखा, कल कौन सा ऑटो है तेरा, और वहां पे सलमान खान और ऐश्वर्या की फोटो नहीं है। अब बताओ खत्म हो गया ना टीआईपी का एविडेंस वैल्यू? अरे खत्म हो गई टीआईपी की एविडेंस वैल्यू। क्या टीआईपी खुद में स्टेटमेंट देना, क्या क्या खुद पहचान करना, उसका उसकी स्ट्रॉन्ग हाई एविडेंस वैल्यू नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूँ। वो क्यों नहीं है हाई एविडेंस वैल्यू? क्योंकि ये सिर्फ कोरोबरेटिव इन नेचर है। क्या है? और जब कोई चीज कोरोबरेटिव इन नेचर होती है तो उसकी एविडेंस वैल्यू हाई नहीं होती। समझ गए? आज 1-1:30 बजे से एपीओ की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे। आज पूरे 6 बजे तक क्लास लूंगा, 4-5-6 घंटे लगातार। या फिर पुलिस के सीसीटीवी में पता लग रहा है कि इतने बजे जो घटना, जब 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 वो इंसिडेंट अकर हुआ था 8-8:30 बजे रात को, तो हाँ ये ऑटो इस जो लड़की बता रही है जिस जिस लाइन से गुजरा है उस लाइन से ही गुजरा है वो ऑटो। बस समझ में आ रही है? तो बाकी एविडेंसेस भी कोर्ट देखेगा और कंसिडर करेगा, ठीक है। मोबाइल, उस ड्राइवर के मोबाइल फोन की लोकेशन और इस लड़की की मोबाइल फोन की लोकेशन दोनों साथ एक टाइम पे चल रही है। हमने कभी देखा है मोबाइल फोन की लोकेशन कैसे ट्रेस होती है? एक 2014 या 15 की बात है, श्याम नगर में एक लड़की का मर्डर हो गया था बाय लैपटॉप के चार्जर से।
ठीक है। और जब उस लड़की का मर्डर हुआ था तो उसके आधे घंटे पहले मेरा एक दोस्त था हॉस्टल में, उससे उसकी बात हुई थी लगभग 15-20 मिनट। ठीक है, नॉर्मल उसकी दोस्त थी तो बात हुई थी उसकी सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड थी वो, उसकी बात हुई थी। तो इस आधार पर पुलिस ने क्या किया, उसको रात में श्यामनगर थाने में बुलाया कि आप आइए। तो हम बताया कि लोग के स्टूडेंट हैं और इससे वैसे, तो पुलिस वाले ने बोला कि हाँ सर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का काम है, एक जगह साइन करने हैं आपके कि हाँ आपकी बात हुई थी। और मैं हॉस्टल में था तो मेरे को लेके गया वो साथ में कि चलो यार आप भी चलो, देखना कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं अंदर गया और पुलिस वालों ने लिटरली, आप ये क्या यकीन नहीं मानेंगे कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये श्यामनगर थाने की बात है अपने। पुलिस वालों ने लिटरली, उन लोगों ने पूरे के पूरे चार्ट्स बना रखे थे। आप उससे लास्ट टाइम कब मिले थे, क्या बोला, क्या पूछा, आप उससे लास्ट टाइम कब मिले थे। इंट्रोगेशन रूम में था और ऐसे ही ये एल्यूमिनियम जैसे पार्टीशन हो रखा है ना, आई वाज सिटिंग आउटसाइड बट मुझे आई कैन हियर एवरीथिंग, क्या पूछा जा रहा है इसे, लास्ट टाइम कब मिले थे। उसने बोला सर 3-4 दिन पहले कॉफी में मिले थे हम लोग, नॉर्मल सी हमारी ज़्यादा कोई खास ऐसा बहुत क्लोज नहीं थे हम लोग, तो रिलेशन में नहीं थे हम, तो हम नॉर्मल दोस्त थे कि दोस्ती कैसे हुई। तो सब जो भी सवाल पुलिस को सवाल पूछने होते हैं, अगर वो वहाँ पे झूठ बोल देता कि 3-4 दिन पहले नहीं मिले सर, बहुत टाइम हो गया मेरे को मिले, पुलिस के सामने उन्होंने पूरा मैप बना रखा था कि देखिए आप इतने बजे इस लोकेशन पे थे और इतने बजे वो लड़की भी आपके साथ इसी लोकेशन पे थी, आप दोनों के बीच की दूरी जो थी वो 400-500 मीटर थी, इतने बजे फिर आप दोनों साथ गए। तो देर इज होल चार्ट एंड मैप। तुमको क्या लगता है पुलिस वाले मूर्ख हैं, तो तुम्हें बुलाएंगे उसके पहले पूरा इंट्रोगेशन करके बैठते हैं। उनको पता था कि तूने तो नहीं मारा है, क्योंकि जब उसकी डेथ कोज हुई तो तेरी मोबाइल की लोकेशन आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसकी डेथ कोज हुई तो तेरी लोकेशन कहाँ आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो उसको मारने आया था, जो उस डेथ कोज करने के बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के, अरे उस पर्टिकुलर एरिया से 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 नंबर है मोबाइल के, जो कि जयपुर छोड़ के ही चले गए, जो कि उस एरिया से निकले और जयपुर छोड़ के ही चले गए। तो 30 नंबर, बात समझ में आई। उनके पास हर एक लोकेशन तय थी। पुलिस वाले ये भी इंश्योर कर रहे थे कि कहीं इसने तो नहीं मरवाया पैसे देके। बात समझ में आ रही है। इतनी इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है जयपुर जैसी जगह पे, आप मानेंगे नहीं, इतनी डिटेल्ड और थोरोली इन्वेस्टिगेशन होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हम लोग तो ऐसे कह देते हैं कि हाँ कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि अगर आपने ऑफेंस किया है, अगर ऑफेंस किया है तो आप नहीं बचोगे, फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ने वाली। तुमको लग रहा होगा कि ऑफेंस करके तुम लोग भाग निकलोगे, लेकिन ये बात मान के चलिए कि पुलिस पुलिस विल नॉट स्पेयर यू। लोग क्राइम करते हैं, लागू होता है टीआईपी पे, लागू होता है 79 का प्रिजम्पशन लागू होता है, प्रिजम्पशन लागू होता है 79 का। 79 का प्रिजम्पशन तो बहुत एक बेसिक और बेयर प्रोविजन है। किसी बच्चे ने पूछा है कि 79 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, यहाँ पे शेल प्रिज्यूम लिखा है, जहाँ पे कोई ऑफिसर ऑथराइज बाय लॉ है टू रिकॉर्ड सच एविडेंस इन राइटिंग, तो सर वहां पे क्या 79 का प्रिजम्पशन लगेगा? हाँ लगेगा, टीआईपी पे लगता है 79 का प्रिजम्पशन। चलिए, तो टीआईपी समझ में आ गया होगा आपको। हमने बहुत डिटेल आज इसको डिस्कस किया, बहुत डिटेल हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया। अब मैं एक छोटी सी सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, ये एपीओ वाले बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक है ना, जो एपीओ वाले बच्चे हैं वो बताएंगे मुझे। तुम लोगों ने तो अभी भारतीय क्या अपना सीआरपीसी पढ़ा नहीं है, तो तुम लोग तो मत बताना, लेकिन तुम लोग अगर चाहो जवाब देना तो दे सकते हो, जो पुराने बच्चे हो जवाब दे, वो भी जवाब दे सकते हैं। सर अगर मान लीजिए टीआईपी में कोई स्टेटमेंट दिया है, टीआईपी करते समय, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करते समय, मान लीजिए कोई कथन दिया है, ठीक है ना, टीआईपी में क्या दिया है, कोई
कथन, टीआईबी में मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया है, सुनिएगा बात ध्यान से, और वो जो स्टेटमेंट है क्या आप उसको ट्रायल में यूज कर सकते हो? क्या वो स्टेटमेंट ट्रायल में यूज हो पाएगा? क्या जब आप विचारण करोगे उस टाइम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि 161 ऐसे कहता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, उस पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, उसको आप ट्रायल में यूज नहीं कर सकते, उसका आप विचारण किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि 162 उसको कैसे करने से मना करता है। 162 सीआरपीसी का वो उसको ऐसा करने से मना करता है। तो सवाल ये है कि टीआईपी में अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि आप उसका विचारण, क्या उसका ट्रायल के टाइम यूज कर सकते हो? जल्दी से मुझे आंसर बताइए, एपी वाले बच्चे कर सकते हैं क्या? समझ में आया? हाँ बताइए, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इट कैन बी यूज बिफोर इट। क्या? दोबारा सवाल सुन लीजिए। टीआईपी का कोई कथन दिया है कि आप उसको विचारण के समय इस्तेमाल कर सकते हो। कोर्ट कोर्ट तो इस्तेमाल करेगा, कोर्ट करेगा। क्या पार्टीज भी यूज कर सकती है क्या? क्या पक्षकार भी यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि 161 बोलता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी कथन उसका इस्तेमाल नहीं होगा ट्रायल के समय। 162 मना करता है। क्या टीआईबी का कथन आप यूज किया जा सकता है, यूज कर सकते हैं? क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सर ये जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसके सामने नहीं है? पुलिस के सामने नहीं है। ये स्टेटमेंट किसके सामने है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है ना भाई। मजिस्ट्रेट है तो वो हर चीज इंश्योर करके रखेगा ना। आप पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसका मिसयूज कर सकते हैं अपनी पावर्स का। सारे पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करते, कुछ पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं प्रमोशन पाने के लिए, क्योंकि केस जितने सोल्व करोगे उतने इससे क्या मिलेगा? प्रमोशन। मुझे 2 मिनट दीजिए, एक मुझे दो कुछ कुछ मिनट दीजिए, ठीक है? 2 मिनट में वापस क्लास रिज्यूम करता हूँ। जी थोड़ा सा लिखेंगे अब, थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर लें। समझा तो मैंने बहुत कुछ दिया आपको आज। आप लोगों ने क्या पता लिखा नहीं लिखा, साथ चलते चलते लिखा क्या आपने? चलो अच्छी बात है। अब लिखा आप लोगों ने जो भी मैं समझा रहा था इतना सारा चीजें। हाँ देखिए, लिखने की आदत डालिए। एक सवाल लिखिए। देखिए टीआईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड एक खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। लिखिए, डज द अक्यूज हैव अ राइट टू गेट टीआईपी? डज द अक्यूज Does the accused have the right to get TIP? क्या अपराधी को क्या अपराधी को शिनाख्त परेड करवाने का अधिकार है? क्या अपराधी को शिनाख्त परेड करवाने का अधिकार है? Does the accused have right to get TIP? होगा क्या? अब क्या अक्यूज्ड को, क्या अभियुक्त होगा, अपराधी होगा, क्या उसको अधिकार होना चाहिए क्या टीआईपी कराने का? बताइए मुझे, अधिकार होना चाहिए क्या? टेक्निकली बताओ मुझे। नहीं होना चाहिए। ये तो भैया किसका डिस्क्रिप्शन है? पुलिस वाले का, ऑफिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन का। लिखिए इसमें, टीआईपी इज नॉट ए राइट ऑफ अक्यूज्ड। टीआईपी इज नॉट ए राइट ऑफ अक्यूज्ड, however however it is the discretion of however it is the discretion of
However, it is the discretion of officer in charge of police station. Officer in charge of police station. शिनाख्त परेड किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं है. शिनाख्त परेड किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं है. शिनाख्त परेड किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं है, बल्कि ये पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी का विवेकाधिकार है. बल्कि ये पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी का विवेकाधिकार है, का अधिकार है. आगे लिखिए. शिनाख्त परेड किसी विचारण का भाग नहीं है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड शिनाख्त परेड विचारण का भाग नहीं है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड is not the part of trial. Test identification parade is not part of trial. Rather it is the part of investigation. बल्कि ये अन्वेषण का भाग है. And it is the prerogative of investigation officer. और ये अन्वेषण अधिकारी का विवेकाधिकार होगा कि and it is the prerogative of investigation officer that how the investigation should be conducted. ये अन्वेषण अधिकारी का विवेकाधिकार होगा कि कैसे अन्वेषण को किया जाता है. ठीक है, थोड़ी सी कहानी समझ में आई टीआईपी की. टीआईपी से एक सवाल गलत नहीं जाना चाहिए. टीआईपी से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए. देखिए टीआईपी जो है वो यहाँ से सवाल पूछा गया है बहुत सारे जुडिशरी में. एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में सबसे सवाल आए इस टॉपिक से, टीआईपी से. मुझे लगता है कि मैंने टीआईपी को बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है. अब मुझे आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में लिखना है. ठीक है ना, लिखिए. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाइए. हेडिंग डालिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. लिखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. शिनाख्त परेड लिखिए इसमें. Where the court has to know the identity of anything. जब किसी भी जब न्यायालय को, इसलिए जब न्यायालय को किसी वस्तु या व्यक्ति की अनन्यता स्थापित करनी हो, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनन्यता स्थापित करनी हो तो ऐसी समस्त अनन्यता सुसंगत होगी. Then any fact which establish the identity is relevant. लिखिए इसमें. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स such as age, height, complexion, voice, handwriting,
blood group, occupation, relationship, education, religion, knowledge, etc. are relevant. कुछ व्यक्तिगत कुछ व्यक्तिगत कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं जिनमें की उम्र लंबाई आवाज हस्तलिखित पेशा ब्लड ग्रुप नातेदारी शिक्षा धर्म और कुछ विशेष पहचान सुसंगत तथ्य माने जाएंगे और कुछ विशेष पहचान सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। आगे लिखिए फिंगरप्रिंट थंब इम्प्रेशन फुट मार्क्स कंपैरिजन ऑफ राइटिंग are also included in identification parade। देखिए शिनाख्त परेड के अंतर्गत हस्तलिखित या अंगुली चिन्हों की अनन्यता पाँव के निशान भी सम्मिलित हैं। किसका नाम लिखेंगे? अब्दुल वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब्दुल वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब्दुल वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज 2002 जजमेंट। लिखिए इसमें it is desirable that the TIP should be conducted as soon as after arrest। लिखिए शिनाख्त परेड को मुख्यतः गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात
करवाने की आवश्यकता है? गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात करवाने की आवश्यकता है। ठीक है, कैसा नाम लिखिए? दाना यादव, दाना यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लिखिए, if the test identity if the test identification parade the test identification parade was not conducted by investigation officer 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 the court will become the court will become circumspect the court will become circumspect in that regard in that बीच में थोड़ा सा इंटरनेट चला गया था, कहाँ थे लिखवाते? शिनाख्त परेड नहीं करवाई जाती तो न्यायालय तो न्यायालय तो न्यायालय इस अवस्था में तो न्यायालय इस अवस्था में थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा। अब सर्कमस्पेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? चौकन्ना बोले या न्यायालय? चौकन्ना छोड़ी, चौकन्ना अच्छा शब्द नहीं है। न्यायालय मामले में ज्यादा एहतियात बरतेंगे, न्यायालय मामले में ज्यादा एहतियात बरतेंगे, ऐसे लिख दीजिए, न्यायालय मामले में ज्यादा एहतियात बरतेंगे। अच्छा शब्द लिखते हैं, न्यायालय मामले में ज्यादा एहतियात बरतेंगे। इसमें लिखिए आगे कोर्ट ने क्या बोला, आगे कोर्ट ने क्या बोला है सेम मैटर पे, आगे लिखेंगे इसमें, even without the TIP सिनाक परेड ना होने की अवस्था में भी सिनाक परेड ना होने की अवस्था में भी न्यायालय के समक्ष कराई गई न्यायालय के समक्ष की गई शिनाख्त 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 की न्यायालय के समक्ष की गई शिनाख्त की साक्ष्यक मूल्य कहीं अधिक होगा साक्ष्यक मूल्य कहीं अधिक होगा। रिपीट कर देता हूं मैं शीतल पूरी लाइन ना एक बार, साक्ष्यक मूल्य कहीं अधिक होगा, वो शायद कट गया था, कनेक्शन एरर आ रहा था उसमें। साक्ष्यक मूल्य कहीं अधिक होगा। इंग्लिश में लिखिए, इवन इफ द, क्या लिखवा मैंने? हाँ, even without the TIP the court has held that even without TIP the court has held that identification before court during trial is also highly reliable evidence highly reliable evidence। दिखाना एक बार मेरे को, मैं दोबारा ये जो केस है दाना यादव में क्या बोला गया, दाना यादव को पूरा रिपीट कर देता हूं। यदि अन्वेषण अधिकारी द्वारा शिनाख्त परेड नहीं करवाई जाती तो न्यायालय इस अवस्था में थोड़ा एहतियात इस मामले में ज्यादा एहतियात बरतेंगे। शिनाख्त परेड ना होने की अवस्था में न्यायालय के समक्ष की गई शिनाख्त की साक्ष्य मूल्य कहीं अधिक होगा। ठीक है, मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अगर TIP नहीं करा रहे हो तो सर ट्रायल के टाइम पे कोर्ट के सामने शिनाख्त करा लो। होता है ना कि पेश करना होता है तो कपड़ा बांध के लाते हैं मुंह के ऊपर, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि TIP नहीं हुआ होता इन केसेस में। अरे भाई किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, सुनना, किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, अब आतंकवादी को पकड़ लिया, लेकिन आतंकवादी जहां रहता था, जिस एरिया में रहता था, उस एरिया के लोग तो पहचानेंगे ना उसको। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आतंकवादी को पकड़ा गया है तो जिस एरिया में रहता था वहां के लोग आगे बयान देंगे, अब कोर्ट के सामने सीधा बयान देंगे ना कि हाँ सर यही था वो।
क्योंकि टीआईपी तो होगी नहीं ना, आतंकवादी की टीआईपी, आतंकवादी को क्या पुलिस स्टेशन बुलाओगे क्या टीआईपी कराने के लिए? उसकी टीआईपी नहीं हो पाएगी, उसको क्या हो जाएगा? उसको जब ट्रायल चलेगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सामने पकड़ लेगा कि हाँ सर ये था वो आदमी। तो कोर्ट कह रहा है कि टीआईपी अगर किस केस में अगर नहीं भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कहां चले जाओ, जब कोर्ट में ट्रायल होगा उस टाइम पे आप टीआईपी करा लो। बात समझ में आई कि कोर्ट क्या कह रहा है इस वाले दाना यादव के अंदर? किसका नाम लिखेंगे? अश्विनी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अश्विनी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक बार हटा लीजिए इसको। अश्विनी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, द आइडेंटिफिकेशन बिफोर द कोर्ट इज ऑल्सो हाईली रिलायबल। द आइडेंटिफिकेशन बिफोर द कोर्ट इज ऑल्सो हाईली रिलायबल। न्यायालय के समक्ष विचारणा के दौरान करवाया गया, न्यायालय के समक्ष विचारणा के दौरान करवाया गया शिनाख्त, न्यायालय के समक्ष विचारणा के दौरान कराई गई शिनाख्त, न्यायालय के समक्ष विचारणा के दौरान करवाई गई शिनाख्त, करवाई गई शिनाख्त, न्यायालय के समक्ष विचारणा के दौरान कराई गई शिनाख्त भी साक्ष्यिक मूल्य में, भी साक्ष्यिक मूल्य में अधिक होगा, भी साक्ष्यिक मूल्य में अधिक होगी, भी साक्ष्यिक मूल्य में अधिक होगी। ठीक है, क्या लिखवाया था मैंने अभी? इज ऑल्सो हाईली रिलायबल। सेम बात बोली, मतलब जो ये अश्विनी कुमार के अंदर भी वही बात बोली जो मैंने उस वाली केस दाना यादव के अंदर बोली। अब एक केस है मच्छी सिंह। मच्छी सिंह का नाम सुना है आपने? रेरेस्ट ऑफ रेर, अरे केस है ना मच्छी सिंह। मच्छी सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? मच्छी सिंह में एक सिद्धांत आया था, रेरेस्ट ऑफ रेर। इसके थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या हुआ था इसके फैक्ट्स में। 1983 सुप्रीम कोर्ट, आईपीसी में ही पढ़ेंगे हम लोग इसको, मतलब भारतीय न्याय संहिता में पढ़ेंगे। मच्छी सिंह में क्या होता है, रेस्ट ऑफ रेयर का एक केस था। रेस्ट ऑफ रेयर का मतलब होता है, क्या कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ रेयर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे? रेस्ट ऑफ रेयर को हम कहते हैं दुर्लभतम मामला लिखा हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ रेयर को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी मीडियम वाले? रेस्ट ऑफ रेयर को क्या 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 कहा जाता है हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ रेयर को? नहीं पता आप लोगों को? दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामला ऐसा कुछ कहेंगे, क्या पता, मुझे नहीं पता आप लोग रेस्ट ऑफ रेयर को क्या कहते हैं। अगर रेस्ट ऑफ रेयर लिखना है तो रेस्ट ऑफ रेयर भी लिख सकते हैं। अब रेस्ट ऑफ रेयर का मतलब होता क्या चीज है? मतलब वो चीज जिससे सोसाइटल कंसेंस हिल जाए, मतलब सामाजिक सहानुभूति का ढांचा चरमरा जाए। हाँ क्या? नहीं मत बोलिए, रेस्ट ऑफ रेयर ही बोल दीजिए। रेस्ट ऑफ रेयर का मतलब होता है कि वो चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे सोसाइटल स्ट्रक्चर हिल जाए। आप डेथ कैपिटल, फांसी की सजा सिर्फ उसी केसेस में दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मच्छी सिंह के अंदर, कि फांसी की सजा सिर्फ किस केस में दीजिए जिसमें लगे कि सामाजिक बुनियाद हिल चुकी है। जैसे अभी आरजीकर कोलकाता में जो रेप केस हुआ आरजीकर वाला, तो वो रेस्ट ऑफ रेयर है। निर्भया हुआ था, वो रेस्ट ऑफ रेयर है। अफजल गुरु ने संसद पे हमला किया था, तो उसको तो फांसी पे टकाना ही था, तो वो क्या था, रेस्ट ऑफ रेयर। कसाब आया बॉम्बे में हमला करने, उसको फांसी पे टाका, वो क्या था, रेस्ट ऑफ रेयर। ऐसे नॉर्मल केसेस में रेस्ट ऑफ रेयर थोड़ी होता है। अभी शबनम में, शबनम को जानते हैं आप लोग? जानते हैं शबनम को? शबनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने घर के 9 लोगों को मार दिया था एक रात में। उसको फांसी सजा हो चुकी है। हाँ, यूपी की है शबनम। शबनम ने अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके 9 लोगों को एक रात में मार दिया था। घर वालों को इसलिए मारा कि वो शादी के लिए विरोध में थे। नहीं, मानसिक स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन लेकिन आप कितने लोगों को मारा था? हाँ हाँ, अभी शायद साल 4-5 महीने पुराने केस है ना ये। हाँ, उसको भी मारा। तो ये रेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी में आप लेके आ सकते हो कि हाँ ऐसा, लेकिन बच्चा था वो, 18 माइनस था वो, तो उसको आप नहीं लोगे। लेकिन शबनम वॉज 19-20 ईयर ओल्ड एट टाइम। उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड तो वो बन गया था इसमें, क्या बोलते हैं, सरकारी वकील, सरकारी गवाह, सॉरी।
उसने बयान दे दिया कि इसने मारा है। अप्रूवर बन गया था इस केस में। उसके बॉयफ्रेंड को तो शायद 10-12 साल की 14 साल की सजा हुई है वैसे, और इसको ही फांसी की सजा, शबनम को। कंस्पिरेसी थोड़ी थी ये, उसने तो ये बोल दिया कि मैंने तो कहा था कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ। तो उसने सोचा, शबनम ने सोचा कि छोड़ के भागूंगी तो इनका नाम खराब होगा, क्यों ना इन्हीं को खराब कर। तो ये रेस्ट ऑफ रेयर कुछ केसेस ऐसे हैं। तो मच्छी सिंह को भी क्या था सर, एक रेस्ट ऑफ रेयर केस था। अब इस केस में होता क्या है समझना। इस केस में क्या हुआ था कि मच्छी सिंह क्या था, एक फौज से रिटायर्ड आदमी था। कौन था? फौज से आया था ये आदमी, मच्छी सिंह। रिटायर्ड था या छुट्टी लेके आया था, जो भी था, घर पे था। तो कोई बात पे इसका झगड़ा हो जाता है किसी गांव में किसी से, तो उसको बुरी तरह मारता है, उसको बहुत ब्रूटली किल करता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो विटनेस था, जिसने पूरा सीन देखा, वो क्या है सर, अब गांव वाले लोग क्या होते हैं ना सर, दे आर वेरी अक्विंट विद दो सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर कोई लालटेन की रोशनी में भी दूर तक वो देख लेते हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अरे तुम्हारा खेत है, तुम्हारे खेत के बाजू वाला कोई खेत वाला होगा, या इधर वाला खेत वाला होगा, पीछे वाला खेत वाला होगा, इधर वाला खेत वाला होगा, तो आप सबको जानते हो ना कि इस टाइम यहाँ कौन आता है। तो लालटेन की रोशनी में भी उसने ऐसे करके देख लिया, छोटे से छेद से भी, अच्छा वो आ रहा है। समझ में आई बात? ऐसे करके वो पता लगा लेता है। तो कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बात बोली कि देखिए ऐसी बात है। क्वेश्चन ये हुआ था कि भाई लालटेन की रोशनी में पहचानोगे कैसे। क्वेश्चन ये हुआ था कि लालटेन की रोशनी में पहचान कैसे लिया उसने, आइडेंटिफाई कैसे कर लिया। क्योंकि अब आप कहोगे सर विटनेस ने आइडेंटिफाई कहां किया, कोर्ट के अंदर किया, यहाँ पे टीआईपी नहीं हुआ है। यहाँ पे इस केस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ है। क्वेश्चन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का था ही नहीं। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन तो कोर्ट में भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ट्रायल भी हो सकता है, जरूरी का इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही हो। तो लालटेन की रोशनी में ही आइडेंटिफाइड दैट विटनेस। तो सवाल ये था कि सर ये विटनेस जिसके ऊपर इसको रेस्ट ऑफ रेयर में माना गया है, तो उसने पहचाना नहीं। लेकिन जज साहब जो होते हैं ना, जज साहब पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। जज साहब ने पता है क्या बात कही, जज साहब ने कहा कि देखिए ऐसा होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना वो पहचान लेते हैं। गांव के लोग वो छोटी सी रोशनी पहचान लेंगे कौन हमें जा रहा है, क्योंकि वो उस अनुरूप बने हुए हैं। अभी तुमको गांव ले जाऊंगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उनके जो गांव में खेत पे रुकता है ना, उसको बहुत चौकन्ना रहता है वो, कि कौन इधर से, अरे इधर से रोजड़ा घुसा या इधर से गाय निकली। गाय है रोजड़ा उसको भी पता होता है। नील गाय जिसको हम कहते हैं कि नील गाय एंटर किया है, या कोई, या फिर कोई आवारा कोई दूसरा पशु आ गया है खेत के अंदर, उनको पता होता है सब कुछ। तो कोर्ट ने जनरली बात बोली कि देखिए गांव वाले लोग देख सकते हैं, और जो उसने आइडेंटिफाई किया है कोर्ट के अंदर उस लालटेन की रोशनी से, वो भी क्या है, रिलेवेंट है। कोर्ट ने क्या बोला कि जो लालटेन की रोशनी में जो देखा उसने उसको, वो भी रिलेवेंट है। तो गांव वाले पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि ज्यादा करने कुछ होता नहीं ना सर। वही 15-20-100 लोग होते हैं गाँव में अपने, जो जिससे आप बात करते हो, और समय बहुत होता है गाँव में। ये अच्छा लगता है मुझे। पहले हम लोग दिवाली पे टाइम गाँव जाते थे, लेकिन इस बार तो मैं दिवाली पे शायद गाँव जाना स्किप करूंगा। दिवाली की वेकेशंस के लिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, दिवाली के लिए मैं 2 दिन की छुट्टी दूंगा, और आप चाहें तो कितनी भी छुट्टी करें, मेरी तरफ से तो आप स्वतंत्र हैं। घर के त्योहार है, लेकिन एपीओ का जो एग्जाम है ना, उसका कोर्स थोड़ा सा भी ढीला हो गया 5-7-10 दिन में, तो मैं उसको खींचूंगा पहले, और मुझे खत्म करना है कोर्स 5 दिसंबर के पहले एपीओ का। छुट्टी है तुम्हारी, तो छुट्टी है, तुम अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, दिवाली के बाद आओ, मेरी तरफ से छुट्टी छुट्टी है। बस मेरी तरफ छुट्टी है, चलिए जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ही एक्सेस काट दूंगा सारा। ये तो ये भी याद रख लेना, तुम छुट्टी करनी करो, छुट्टी करो, मीटिंग मीटिंग, अलहुआ मीटिंग मीटिंग। अलहुआ मतलब क्या होता है, याद क्या होता है? शकरकंदी को बोलते हैं अलहुआ, इस साइड बोलते हैं अपने भरतपुर में भी बोलते हैं, तो तुम्हें बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? यूपी का जो टच वाला एरिया है ना भरतपुर का, उसमें बोलते हैं। चलिए छोड़िए,
केस का नाम लिखिए मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मलखान सिंह वर्सेस, कुछ नहीं लिखा ना, समझा दिया बस, और क्या भाई, लाल दिन की रोशनी रोशनी आ रही थी और कोर्ट ने बोला कि वो भी रिलेवेंट है। हर चीज को लिखवाऊंगा क्या? आप लोग लिखते नहीं होगा कुछ 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 से कुछ भी। अब इसमें क्या होता है सर, कोर्ट एक बार एक सारे केसेस में एक ही बात बोल रहा है, देखो टीआईपी तुम कराओ मत कराओ, देखिए जो शब्द है टीआईपी शिनाख्त परेड, जो शब्द है शिनाख्त परेड, कोर्ट हर केस में ये कह रहा है कि भाई शिनाख्त परेड तुम भलाई से सेक्शन 9 वाला शिनाख्त परेड तुम मत कराओ, सेक्शन 7 वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 वाला शिनाख्त परेड तुम मत करवाओ। तुम्हें करवाने की इच्छा है करवाओ, नहीं करवाने की इच्छा मत कराओ, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है, जो पहचान की जा रही है किसी की भी, जो अनन्यता की पहचान कर रहे हो, जो आप पहचान कर रहे हो उसको, जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बिफोर, एक सेकंड, जो आप आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो, जो आप पहचान करवा रहे हो बिफोर कोर्ट, जब ट्रायल के टाइम पे जो आप न्यायालय के सामने आप जो आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो, वो चीज भी क्या है सर, हाईली रिलेवेंट है। वो चीज क्या है सर, हाईली रिलेवेंट है। अब इस केस में होता क्या है, थोड़ा सा लंबा क्लास 2-5 मिनट खींच लेता हूँ। इस केस में होता क्या है सर, ऐसा होता है जैसे गोधूली बेला होती है ना, गोधूली बेला मतलब वो कौन सा समय होता है, गोधूली बेला किसको कहते हैं आप लोग? तो शाम को गाय चर के आ रही होती है और गाय जो धूल उड़ा रही है हल्की हल्की, डस्ट हो रही है एयर में, वो क्या कहते हैं हम लोग, गोधूली बेला। तो शाम के 6-7 बजे का समय, 5-6 बजे 7 बजे का समय, जब गायें चर के आ रही है वापस और धूल उड़ रही है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक विक्टिम होती है, उसका गैंग रेप करते हैं, 3 लोग गैंग रेप करते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो विक्टिम आइडेंटिफाई कर लेती है कोर्ट में कि सर इन तीनों ने मेरा रेप किया है। तो डिफेंस ये बोलता है कि सर इनका टीआईपी क्यों नहीं लिया, इनका टीआईपी लेते हैं आप उस टाइम पे, टीआईपी होना चाहिए था इन लोगों का उस टाइम में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों नहीं करवाया इसका? बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट कहता है, कि देखिए कोर्ट लिखिए इसमें, द कोर्ट हेल्ड दैट court identification is highly reliable, and there is no need of TIP, न्यायालय के समक्ष की गई पहचान, की सर्वाधिक मान्यता है, और न्यायालय समक्ष की गई पहचान की सर्वाधिक मान्यता है, और शिनाख्त परेड की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर कंक्लूडिंग दिस क्लास राइट नाउ, ठीक है। कल अभी 10 मिनट बाद वापस हम लोग सीपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो चाय